मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को अध्याय 10 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को अध्याय 10 शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार सिलेबस जो है चेंज हो गया है। सिलेबस बोल रहा है कि मैं सदिश बीजगणित से 17 नंबर के, देखिए इस बार परीक्षा में आने वाला है 17 नंबर के इस बार जो है परीक्षा में आने वाला है सदिश बीजगणित से। इसीलिए जो मतलब कि हम लोग को मतलब कि सिलेबस में जो दे दिया है कि इसको मतलब पढ़ना है तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब अगर क्लियर अगर हो जाता है तो कम से कम देखिए 17 नंबर तो आ जाएगा ना, 17 नंबर तो आ जाएगा ना। चलिए अब लोग बात करते हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर अलजेब्रा। विद्यार्थी लोग, मैंने कल के क्लास में घोषणा किया था कि हमारा जो है अब वीडियो जो आएगा ऐप्स के थ्रू आएगा। जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं तो अपना जो एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराने के लिए मैं आप लोग को जो है अपना दे दूंगा अकाउंट नंबर, जो भी है मतलब उसमें है ना, दे सकते हैं। आप लोग मोबाइल नंबर से बात भी कर सकते हैं। जिनका एडमिशन नहीं है वो फ़ोन करके जो है बात कर सकते हैं हमसे। तो चलिए विद्यार्थी लोग, आज जो है आपके सामने हम शुरुआत करने जा रहे हैं सदिश बीजगणित मतलब वेक्टर अलजेब्रा। विद्यार्थी लोग, सामने आपके लिखा हुआ है भौतिक राशि। जी, आपके सामने मतलब लगा हुआ है भौतिक राशि। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, पहले अपने भाषा में सुन लीजिए। अगर कोई भी वस्तु उपस्थित है, कोई भी वस्तु उपस्थित है तो उसको मापने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे? समझ गए? फिर से समझिए कि अगर कोई भी वस्तु अगर पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई भी वस्तु अगर उपस्थित है, कहीं कोई भी वस्तु रखा हुआ है, समझ गए ना, तो उस वस्तु को मापने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। क्लियर हो गया? तो वही देखिए लिखे हैं कि वह राशि जिसे उपस्थित उपकरणों से मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखिए भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग में बांटा गया है। एक है अदिश राशि, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी। एक है सदिश राशि, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो विद्यार्थी लोग, अदिश राशि तो बहुत सिंपल है क्योंकि परिभाषा से काम चल जाने वाला है। परिभाषा देके काम निकल गया, समझ गए ना। लेकिन सदिश राशि के बारे में तो बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि नामे देखिए इसमें लगा हुआ है सदिश बीजगणित। मतलब इसका जो हीरो है वो क्या है? सदिश राशि है। इसमें जो हम पढ़ेंगे सदिश राशि के ही बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के ही बारे में पढ़ेंगे। तो समझ गए आप लोग? अब हम शुरुआत करते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब कि सदिश राशि किसे कहते हैं। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं अब अदिश राशि पर और साथ ही साथ सदिश राशि पर। देखिए लिखा हुआ है अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसका देखिए परिभाषा क्या है, आप सब लोग ध्यान से देखिए। जिस भौतिक राशि को, ध्यान दीजिएगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस
भौतिक राशि को पूर्णतः परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या है कि इसका देखिए एग्जाम्पल, मतलब कि जैसे हम लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, मतलब मतलब कि आदि। समझते हैं ना? अब हम बात करते हैं, देखिए अब सदिश राशि पर। सदिश राशि मतलब वेक्टर्स क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिन भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्णतः, ध्यान दीजिएगा कि जिस भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, डॉट आदि। समझ गए ना? तो ये जो है परिभाषा हो गया अदिश राशि और सदिश राशि का। अदिश में यही लिखा गया है कि जिसमें केवल परिमाण होता है, सदिश में यही लिखा हुआ है जिसमें दोनों होता है, मतलब कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। समझ गए आप लोग? अब हम बात करते हैं कि सदिश राशि का आगे विश्लेषण क्या होगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब लोग बात करते हैं सदिश राशियों का निरूपण। समझ गए आप लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। विद्यार्थी लोग, हम सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने लिखा है सदिश को देखिए निरूपित करने के लिए, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए क्या होता है कि देखिए तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। एक तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एरो बोलते हैं। मतलब एक तीर के द्वारा जो है निरूपित किया जाता है। जो तीर का लंबाई होता है तो उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। इस लंबाई को हम लोग परिमाण बोलेंगे। समझ गए? और इसका जो नोक है, जो आपको देखिए नोक दिखाई दे रहा है, वो नोक जो है इसके दिशा को सूचित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो इसका नोक है वो नोक क्या कर रहा है? इसके दिशा को कर रहा है सूचित। समझ गए ना? अब बात यहाँ सुनिए कि इसको हम लोग मतलब कि प्रारंभिक बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रारंभिक बिंदु को ध्यान दीजिए, प्रारंभिक बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको प्रारंभिक बिंदु और क्या बोल सकते हो? मूल बिंदु भी कह सकते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और ध्यान दीजिए जो इसका अंतिम बिंदु है, जो इसका अंतिम बिंदु है, उस अंतिम बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो हेड कहते हैं। हेड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग टेल बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसके दूरी को परिमाण बोलेंगे। इसका जिधर नोक रहेगा वो दिशा को सूचित करेगा। तो क्लियर हो गया सब लोग को? सबको क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग, ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना कि सदिश को निरूपित करने के लिए तीर चाहिए। जो तीर का लंबाई होगा वो परिमाण होगा। जो उसका नोक, जिधर उसका नोक रहेगा वही दिशा को सूचित करेगा। क्या करेगा? दिशा को सूचित करेगा। और जो उसका मतलब प्रारंभिक बिंदु होगा, तो प्रारंभिक बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रारंभिक बिंदु को टेल बोलेंगे। और अंतिम बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे?
तो हेड बोलेंगे, मतलब कि शीर्ष बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सदिश के अगला पॉइंट क्या आएगा, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई अगर सदिश दिया हुआ है, क्योंकि इसके पिछले में यही बताया है कि सदिश को कैसे निरूपित करते हैं। तो अब जब हम निरूपित कर दिए तीर से, तो मान लीजिए कि कोई अगर ए हो गया, इस पर तीर लग गया, बी हो गया, इस पर तीर लग गया, सी है, इस पर तीर, ये सब जितना है सब क्या हो गया, सदिश बन गया। समझ गए ना। तो हम बात करते हैं सदिश। देखिए ध्यान से, वेक्टर ए का परिमाण जो है, या तो आप इस प्रकार से या आप इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। माने इसको जो है आपको परिमाण को हमेशा या तो देखिए ध्यान से कि कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका देखिए परिमाण क्या होगा, या तो यह होगा या तो इसका मॉड हो जाएगा। समझ गए ना। तो कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है तो या तो मतलब तो वेक्टर साइड पर हटा देते हैं तो परिमाण हो जाएगा, या तो इसका मॉड लगा दीजिए। समझ गए ना, ये बात है। अब हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं कि सदिशों के परिमाण, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए बात करते हैं इसके पहला परिमाण। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहला प्रकार पर हम बात करते हैं। पहला प्रकार जो है शून्य सदिश है। क्या है, शून्य सदिश। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। समझते हैं ना। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण क्या है कि शून्य है, वह सदिश जिसका परिमाण क्या है, शून्य है, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहा जाता है या शून्य सदिश कहलाता है। समझ गए ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिख, ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब कि शून्य सदिश को हम ऐसे लिखते हैं कि शून्य अब बन गया सदिश, शून्य सदिश। समझ गए ना। तो वही लिखा हुआ है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है तो इसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश। कैसे लिखते हैं, शून्य अब हो गया सदिश, शून्य सदिश। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मात्रक सदिश। एक सदिश जिसका परिमाण एक है, ध्यान दीजिएगा, माने वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या है, एक है। ध्यान दीजिएगा, एक नहीं, वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण क्या है, एक है। तो इस सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं या मात्रक सदिश कहलाता है। समझ गए ना आप लोग। अब चलिए इस मात्रक सदिश को हम लोग क्या करते हैं, कैप से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, कैप से सूचित करते हैं। मतलब कि ए कैप, बी कैप, सी कैप, माने जिस पर कैप लग गया वो क्या बन गया, मात्रक सदिश बन गया। क्या बन गया, मात्रक सदिश बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ए कैप से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला लिखे हैं कि मात्रक सदिश बराबर क्या होता है। तो मात्रक सदिश बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का मॉड, मतलब कि वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण। समझ गए ना। तो मात्रक सदिश बराबर होता है, मतलब ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब हम बात करते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, को इनिशियल वेक्टर। और इस तरह ध्यान दीजिए, दो अथवा अधिक सदिश, या तो दो हो या दो से अधिक हो। समझ गए ना। तो दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उसे क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश कहते हैं। सुनिए फिर से कि जब दो या दो से अधिक सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान हो तो इसे क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया।
ध्यान दीजिए कि जब दो या दो से अधिक सदिश का प्रारंभिक बिंदु माने शुरुआत बिंदु एक ही स्थान हो तो इसे क्या कहते हैं? सह आदिम सदिश कहते हैं। तो दीजिए जैसे देख लीजिए कि कोई देख लीजिए वेक्टर है ए, वेक्टर है बी, वेक्टर है सी, वेक्टर है डी, वेक्टर है ई। इस सभी वेक्टर का जो है प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान है तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे? सह आदिम सदिश कहेंगे। तो सबको समझ में आ गया? सब लोग को आ गया? तो देखिए कि कोई भी अगर आपको दिया हुआ है या तो दो सदिश हो या दो से अधिक सदिश हो, उसका प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही स्थान पर होता है तो इसे क्या कहते हैं? सह आदिम सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 है, 5 है, 6 है और सवाल भी है। तो मैं अब आप लोग को इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए हम इतना ही तक रखते हैं। ठीक है।